टू ऑल ऑफ यू। यूजुअली आज का टॉपिक हमने जो है सिलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम हम लोग को आती है स्पेशली इमरजेंसी में और वार्ड में भर्ती होने के बाद भी, व्हेन ए पेशेंट कम्स विद द कंप्लेन ऑफ द ब्रेथलेसनेस, हम लोग सबसे पहले क्या मार्क करते हैं? अगर कार्डियोलॉजी की तरफ भेजना है तो हम हार्ट डिजीज सस्पेक्ट करते हैं, नहीं तो 90% केसेस में सब कह देते हैं सीओपीडी है और इसको एडमिट कर लो, और सीओपीडी करके एडमिट हो जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट के साथ प्रॉब्लम आती है कि कोई ब्रेथलेसनेस करके आया और कार्डियोलॉजी को रेफर किया गया, तो आजकल के जो यंगर कार्डियोलॉजिस्ट है सबसे पहले उसका जो है उन्होंने सस्पेक्ट किया नहीं कुछ चेंजेस है वो है, और इसका एंजियोग्राफी हम कर देते हैं। एंजियोग्राफी कर दिया, एंजियोग्राफी में नॉर्मल आया। आफ्टर दैट उनका जब सांस में आराम नहीं हो रहा है तो दे रेफर द पेशेंट टू अस, माने चेस्ट फिजिशियन को, किसी फॉर द सीओपीडी, और वो कह देते हैं भैया हमने तो कर दिया, हार्ट ठीक है, सीओपीडी। हम क्या करते हैं कि जब मरीज एक्यूट एक्जर्वेशन में आया और आफ्टर द कॉमन ट्रीटमेंट एक्यूट एक्जर्वेशन इज नॉट सबसाइडिंग, देन वी रेफर द पेशेंट टू द कार्डियोलॉजिस्ट कि आप देख लो कोई हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। फिर उसी में मरीज उलझा रहता है कि क्या हो रहा क्या नहीं। जो हम लोग बेसिक पढ़ते थे पहले, हम लोग को सबसे पहले पढ़ाया जाता था कि एनी डिस्निया विच इज बिकॉज ऑफ द एक्सर्शन, जैसे मरीज अगर कंप्लेन कर रहा है कि हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो मेरी सांस फूलने लग रही है, तो देन ऑलवेज सस्पेक्ट कार्डियक कॉज। और अगर सांस फूलना है और प्रोग्रेसिव है कि जैसे हमको बैठने पे भी सांस फूल रही है, थोड़ा हम चल रहे हैं तब भी सांस फूल रही है, देन इट गोज इन फेवर ऑफ द सीओपीडी। तो पहले ये चल जाता था, लेकिन जैसे जैसे जो है सामाजिक वातावरण बढ़ा, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशंस वगैरह है, देन दीज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड सीओपीडी हैज बिकम एक दूसरे के पर्याय हो गए। तो नाउ आई विल डिस्कस ऑन इम्पैक्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सेफ्टी इन सीओपीडी। सीओपीडी और कार्डियोवैस्कुलर में क्या रिलेशंस है और उनमें कौन सी ड्रग, यूजुअली हम लोग सीओपीडी जब ट्रीट करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ द सीओपीडी इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेलर थेरेपी ऑफ लाबा एंड लामा। लाबा लामा का हम सिंपल वे से कहते हैं, लाबा है लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, जिसमें कि हम लोग फॉर्मेट्रॉल, सेल्मेट्रॉल ये सब यूज करते हैं, तो वो जो है लाबा होता है। और लामा होता है मस्करनिक एजेंट, जिसमें टायोट्रोपियम जैसे टाइवा टाइट ये यूज करते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम ड्यूअल थेरेपी यूज, नॉर्मल ट्रीटमेंट ऑफ द सीओपीडी इज ड्यूअल थेरेपी। लेकिन नाउअडेज जब कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ज्यादा बढ़ रही है तो ट्रिपल थेरेपी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। इसके पहले हमने एक टॉपिक लिया था कि जिसमें कि सिंगल ट्रिपल थेरेपी ऑफ नेबुलाइजर पे हमने कहा था। तो इसमें जो कार्डियोवैस्कुलर और सीओपीडी का है और जो एसोसिएटेड डिजीज होती है, इसमें 3 ट्रिपल थेरेपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और उसको यूज करना चाहिए। तो दिस इज द सीओपीडी, एक ऐसी बीमारी है दैट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। आप उधर देखो तो सीओपीडी अफेक्ट सिगरेट स्मोकिंग, बायोमास फ्यूल, हाइपोक्सिया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एजिंग और फिजिकल एक्टिविटी, ये सीओपीडी को एग्रावेट करती है। तो सीओपीडी अगर लॉन्ग टर्म सीओपीडी परसिस्ट करता है तो इन्फ्लामेशन भी होता है और उससे इट अफेक्ट्स मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, सार्कोपेनिया हो सकती है, कैकेक्सिया हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी अफेक्टेड, उसमें हाइपरटेंशन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है और रेनल फेलियर हो सकता है। इसके अलावा अगर सीओपीडी रहती है तो इट कैन कॉज द एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड मायोकार्डियल डिसफंक्शन, और जो कि हार्ट फेलियर हो सकता है। मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या होता है सीओपीडी का? इट कैन कॉज द डायबिटीज मेलाइटिस, ओबेसिटी, और साइकेट्रिक में लॉन्ग टर्म अगर उसको सांस फूलते रहती है तो पेशेंट गो इनटू डिप्रेशन। इसके अलावा लंग्स में इफेक्ट होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस होता है जिससे कि एक्सर्वेशन होता है, एम्फाइसीमा, एंड विच कॉजेज द रेस्पिरेटरी फेलियर। सीओपीडी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कॉमनली को अकर इन पेशेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉम्बिनेशन सबसे कॉमन होता है। इट हैज बीन सीन दैट 11.4% concomitant COPD in patients hospitalized with ischemic heart disease, 35% airflow limitations in patient with ischemic heart disease. Heart failure can occur in COPD, 37.3% airway obstruction among chronic heart failure patients, 17% ventricular dysfunction among COPD patients. Atrial fibrillation in 10 to 15% of the COPD patient, we can get the atrial fibrillations.
Cardiovascular disease is associated with higher morbidity and mortality in COPD. अगर COPD अकेले आता है तो उसमें morbidity और mortality के chances कम होते हैं, लेकिन if it is combined with the cardiovascular disease, then the chances of the mortality has been increased. COPD populations carry a higher burden of cardiovascular disease risk factors. Smoking, diabetes or hypertension, these are the risk factors in these cases. Patients with comorbid COPD and cardiovascular disease experiences high rates of morbidity, including worse quality of life. अगर दोनों एक साथ रहते हैं तो लाइफ अब मरीज आता है कि बैठे रहने पे सांस फूल रही, डेली वर्क अपना उसका रूटीन वर्क होता है उसको नहीं कर पा रहा है, तो इट हैम्पर्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ. 63% ऑफ हाई रिस्क ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन. अगर इफ दोज बोथ डिजीज एक साथ होते हैं तो उनमें 63% हॉस्पिटलाइजेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं. एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ COPD increases the risk of cardiovascular events. Risk of cardiovascular adverse events is significantly increased during a moderate or severe acute exacerbation of COPD. The risk remains higher than baseline for 90 days. ये चार्ट जो बाईं तरफ दिखाया गया है इसमें COPD ये दिखाया गया कि अगर हार्ट फेलियर है तो मॉर्टेलिटी के चांसेस 1.3 to 1.9 टाइम्स अधिक हो जाते हैं. उसी तरह अगर इस्केमिक हार्ट डिजीज है तो मॉर्टेलिटी के चांसेस 1.27 to 1.5 टाइम्स हायर हो जाते हैं. उसी तरह पल्मोनरी हाइपरटेंशन, डायबिटीज में मॉर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो COPD एंड हाइपरटेंशन आर मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. जैसा कि हम जानते हैं हाइपरटेंशन ऑलरेडी एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है. COPD अभी तक लोग उतने अवेयर नहीं है. हाइपरटेंशन और डायबिटीज अगर बता दिया जाए तो दे विल कंटिन्यू टू टेक द ड्रग्स उसको कंट्रोल करने के लिए. अगर उनको COPD के लिए कहा जाए कि यू टेक द इनहेलर फॉर लॉन्ग टाइम्स, डॉक्टर साहब आदत पड़ जाएगी क्योंकि उनको इनहेलर लेना पड़ रहा. ड्रग्स लेने में उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन COPD की जो ड्रग्स आती है दे आर वेरी टॉक्सिक. अगर उनको ओरल हम दें तो टॉक्सिक होती है और इनहेलर जब उनको दिया था तो कहते हैं कि हमारी आदत पड़ जाएगी. इसलिए दे डोंट माने इट हैज बीन सीन दैट मोर देन 60% ऑफ द पेशेंट डिसकंटिन्यू द ट्रीटमेंट उसको. तो उनका जो अगर दोनों हाइपरटेंशन और COPD एक साथ है तो हाइपरटेंशन तो किसी तरह कंट्रोल हो रहा लेकिन COPD उनका कंट्रोल नहीं होगा. तो दिस विल लीड टू द कॉम्प्लिकेशंस. Hypertension is the most commonly observed comorbidity in COPD patient. 37 to 65% of COPD patients have the hypertension. Hypertension is the most commonly observed comorbidity in COPD patients. Patients with hypertension had a 1.6 times higher risk of developing severe or very severe COPD compared to those without hypertension. अगर hypertension किसी को है और उसको COPD हो गया तो उसके acute exacerbation के chances जो है वो बढ़ जाते हैं. अगर systolic blood pressure 150 to 159 है तो 11% higher risk होता है, और if it is systolic blood pressure is more than 160 then the high risk is 16% as compared with the normal systolic blood pressure between 120 to 129. ये heart failure and COPD, the prevalence of systolic or diastolic heart failure patients ranges from 20 to 70% and its annual incidence is between 3 to 4%. 40% of COPD patients that are mechanically ventilated. अगर COPD का पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर अगर वो बाईपैप पे भी जाता है तो हैव एविडेंस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन, उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. और अनरिकॉग्नाइज्ड हार्ट फेलियर में मिमिक और accompany acute COPD. Higher the severity of COPD, greater the severity of coronary lesions and calcification present. COPD and ischemic heart disease increased risk of adverse events and hospital admissions. For every 10% of decrease in FEV1, क्योंकि COPD में मेन जो हमारा लंग डायग्नोस्टिक होता है लंग फंक्शन में FEV1 और FVC का रेशियो होता है. दो पैरामीटर्स मेनली देखने चाहिए, FEV1 और FVC. अगर रेशियो इज लेस देन 0.7 देन इट इज कंसिडर्ड एज द COPD. तो फॉर एवरी 10% डिक्रीज इन FEV1 cardiovascular mortality raises by 28%. 2.3-fold increase in myocardial infarction after acute exacerbation of COPD and previous STEMI and concomitant COPD 4-fold increase risk of the death. इस तरह अगर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स एक साथ COPD के होते हैं तो मॉर्टेलिटी बहुत बढ़ जाती है. तो इसके क्लिनिकल एविडेंसेस करने के लिए
स्टडीज की गई। 2 स्टडीज मेनली इंपॉर्टेंट थे, इम्पैक्ट स्टडी और फुलफिल ट्रायल। इम्पैक्ट स्टडी और दोनों में ड्यूअल थेरेपी से ट्रिपल थेरेपी को कंपेयर किया गया। ये देखा गया कि ट्रिपल थेरेपी, जिसमें ड्यूअल थेरेपी का मतलब होता है लाबा और लामा का कॉम्बिनेशन, और ट्रिपल थेरेपी में लाबा, लामा और उसके साथ स्टेरॉयड ऐड करके ट्रिपल थेरेपी होती है। तो ये देखा गया है कि अगर ट्रिपल थेरेपी, इसका आउटकम जो हुआ है, इसमें 10,355 पेशेंट्स लिए गए, डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं। उसका मेन आउटकम्स जो हुआ है कि ट्रिपल थेरेपी डिक्रीजेस द एक्सर्वेशंस ऑफ सीओपीडी। अगर उसका एक्यूट एक्सर्वेशन कम हो जाएगा तो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स होने के चांसेस कम होते हैं। लंग फंक्शन इज इंक्रीज्ड ऑफ द बिकॉज ऑफ द ट्रिपल थेरेपी एंड मॉर्टेलिटी इज डिक्रीज्ड। अगर हम ट्रिपल थेरेपी शुरू से ही देते हैं तो एक्सर्वेशन कम होता है, लंग फंक्शन बढ़ जाता है और जिसके कारण उसकी मॉर्टेलिटी कम हो जाती है। और फुलफिल ट्रायल में भी वही सेम रिजल्ट लगभग आया कि ट्रिपल थेरेपी से लंग फंक्शन इंक्रीज हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है, एक्सर्वेशन के चांसेस कम हो जाते हैं और सिम्टम्स जो है सीओपीडी के वो कम हो जाते हैं। ये मेथड्स डिटेल दिया गया है, इसमें डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी डाटाज हैं जो दिखाए गए हैं कि जो हम लोगों ने उसके आया। जो इन दोनों स्टडीज का जो की मैसेजेस थे उसमें तक सीओपीडी इज एसोसिएटेड विथ 2 to 3 times हायर कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। To minimize the risk of poor outcomes, it is important to ensure that patients with comorbid COPD and cardiovascular disease are managed effectively. उनको इफेक्टिव मैनेज करना, ये नहीं कि अगर हम सीओपीडी ही उनका मैनेज करते जा रहे हैं, सीओपीडी पार्ट तो पता चला लंग फंक्शन हमने इंप्रूव किया, लेकिन अगर वो कोमॉर्बिडिटी कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स है वो नहीं मैनेज हुआ तो मॉर्बिडिटी उसकी बढ़ेगी। तो इफ द सीओपीडी पेशेंट इज हैविंग द कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट देन बोथ शुड बी ट्रीटेड साइमल्टेनियसली। दोनों को चलना है, ये नहीं कि हार्ट वाले कह के चले गए सीओपीडी है, सीओपीडी वाले कह गए हार्ट की आपकी प्रॉब्लम है, आप देखो। दोनों बोथ शुड रिव्यू द पेशेंट एवरी डे और उनको दोनों को मैनेज करना है। लैंडमार्क्स ट्रायल्स लाइक इम्पैक्ट रिक्रूटेड पेशेंट्स विद कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी लाइक हाइपरटेंशन। Evidence shows that there is no statistically significant increased cardiovascular risk associated with the use of triple therapy and reduce the risk of cardiopulmonary acute exacerbation. ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ट्रिपल थेरेपी देते हैं तो इसका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है से मॉर्टेलिटी जो डिक्रीज होती है, जैसे उसके आउटकम में हमने बताया था कि लंग फंक्शन इंक्रीज होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। तो ये इसका ठीक है, थेरेपी तो अपनी जगह है, थेरेपी हमको करनी है, हमको इनहेलर थेरेपी देना है, लेकिन अगर प्रॉपर हमने उसको टैबलेट, जैसे हाइपरटेंशन के लिए टैबलेट खा रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, टैबलेट खा रहा, मरीज खा रहा नहीं खा रहा उसको किया जा सकता है। लेकिन इनहेलर थेरेपी में जो सबसे बड़ा पार्ट होता है कि प्रॉपर टेक्निक ऑफ इनहेलेशन, माने जो इनहेलर मरीज ले रहा है वो प्रॉपरली ले रहा कि नहीं ले रहा। कई स्टडीज में देखा गया कि जैसे इनहेलर में क्या आता है, एक तो डीपीआई होता है, कॉमन डीपीआई जैसे हम जानते हैं पाउडर फॉर्म में होता है, जिसमें हम कैप्सूल देते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट में जो है उसको डाले और उसको ब्रेक करके उसको इनहेल किया पाउडर। तो कई स्टडीज में देखा गया है कि मरीज उस कैप्सूल को इंस्ट्रूमेंट में ब्रेक ना करके स्वेलो कर ले रहा, उसको खा ले रहा और उसको लग रहा कि हो रहा। कई स्टडीज में प्रॉपर उसको ब्रेक नहीं हुआ, बस इनहेल वो कर गए हैं, कैप्सूल घूम रहा लेकिन वो ब्रेक नहीं हो पाया। तो इस तरह जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स इस समय अवेलेबल है वो प्रॉपर नहीं। अब जैसे एमडीआई में इनहेलर आपने देखा होगा, प्रेस करना पड़ता है, प्रेस करने के साथ उसको इनहेल करना पड़ता है और इनहेल करने के बाद उसको डीप इंस्पिरेशन करके उसको कुछ देर रोकना पड़ता है जिससे कि ड्रग लंग्स में फैले और उसका इम्पैक्ट हो। तो ये सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है कि प्रॉपर जो है उसको प्रेस किया जिससे दवा निकले, उसके बाद उसको प्रॉपर इंस्पिरेट किया। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, स्पेशली जो ओल्डर पेशेंट में, उसके लिए कई वैक्यूम वगैरह है, स्पेशल वगैरह है, लेकिन ये देखा गया है कि प्रॉपर जो है दवा जो है अंदर नहीं जा सकती। तो इसीलिए न्यू टेक्निक्स फॉर इनहेलर्स के लिए आए। अगर ये ट्रिपल थेरेपी आई तो इसको न्यू टेक्निक्स उन्होंने डेवलप किया। न्यू टेक्निक में एक सिपाहिलर है और एक जो है सिंको ब्रीथ करके आया। तो सिपाहिलर जो सिंपल जो डिसएडवांटेज ऑफ डीपीआईज, नॉर्मल जो डीपीआईज होते हैं उनके डिसएडवांटेज है, द डिवाइस एज ए मैकेनिज्म टू ब्रेक पियर्स द कैप्सूल thus releasing the drug for inhalation. The unit dose devices have an additional steps of loading the capsule into the device and the patients need to carry the capsule bottle along with the DPI. उसको हमेशा इंस्ट्रूमेंट के साथ अपना कैप्सूल का बोतल ले जाना पड़ेगा।
This can be cumbersome for some patients and time consuming, especially when the patient needs immediate relief during exacerbations. There are also reports of patients swallowing the capsules instead of using them with the dry powder inhaler. Cleaning the unit dose DPI can be difficult and they are susceptible to moisture sensitivity. इस तरह जो कॉमन DPI होते हैं उसके डिसएडवांटेज होते हैं जिससे कि प्रॉपर जो COPD में एक्शन होना चाहिए इनहेलेशन थेरेपी का वो नहीं हो पाता है। ये DPIs के एडवांटेज दिए गए हैं। रिड्यूस्ड हैंडलिंग स्टेप्स, नो नीड टू मैन्युअली। जो नए आए हैं DPIs उनके जो है उससे क्या करते हैं कि रिड्यूस हैंडलिंग स्टेप्स, जो हैंडलिंग स्टेप्स का उसको रिड्यूस करना है। नो नीड टू मैन्युअली लोड इंडिविजुअल डोजेस, इजियर टू यूज, रिड्यूस्ड एरर्स इन टेक्निक, प्रिवेंट्स मिसयूज, easier to carry, easier to use during exacerbations, lack of moisture sensitivity, dose control mechanism। तो जो नए इंस्ट्रूमेंट है ना उनमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए तभी जो है वो प्रॉपर उसका इनहेलेशन। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए जो है ये मल्टी डोज रिजर्वायर DPIs लाइक टर्बोहेलर, नोवोलाइजर एंड जेन्युइन स्टैक डोज इन रिजर्वायर ये सब आए। एक्चुएशन रिलीजेस ए रिक्वायर्ड डोज फॉर इनहेलेशन। रिजर्वायर डिवाइसेज आर वल्नरेबल to humidity and moisture. Weight or dropped reservoir devices may compromise the consistency of the entire inhaler's doses. Discrete dose devices offer better resilience as only one dose is affected in case of the issues. तो इनहेलर टेक्निक्स के लिए जो है काफी स्टडीज की गई और उस स्टडीज में आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स ऑफ। तो डिजाइन और इसको देकर के जो आया सिपाहेलर आया। सिपाहेलर इंडिजीनियस ब्रेथ एक्चुएटेड मल्टी डोज DPI विथ बिल्ट इन डोज काउंटर। काफी सिंपल होता है, उसमें कुछ करना नहीं होता। एक तो ये रहता है कि इसमें डोज हम इसको कर सकते हैं और इसमें केवल 3 स्टेप्स होते हैं। बाकी स्टेप्स में तो उसको खोला, उसको हिलाया, प्रेस किया, तब उसके इनहेल किए। तो दैट इज वेरी सिंपल टेक्निक कि जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें सिंपल 3 स्टेप यूजेस होते हैं। अगर उसको दिखाएं तो आप ज्यादा समझ पाओगे। और मीडियम रेसिस्टेंस रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन इंस्पिरेटरी फ्लो रेट्स, फॉर्मुलेशन एंड एरोडायनेमिक्स इंश्योर consistent dosing and high respirable fraction throughout. Design of Sipahelar DPI design crucial for correct use, especially for elderly or those with arthritis. Should be easy. Arthritis में इसलिए easy है क्योंकि ऐसे भी प्रेस करने में मानी दिक्कत होती है अगर उनको joints pain है, old age है। Should be easy to hold and operate with few steps for all patients. Comfortable mouthpiece design is essential. Minimal airflow resistance ensures easy inhalation for patients। तो इसलिए COPD हो या एस्थमा हो उसमें मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ट्रेनिंग ऑफ द पेशेंट। 10-15 मिनट मरीज को देना चाहिए और उसको प्रॉपरली इनहेल कैसे किया जाता है उसको बताना चाहिए। और हमेशा व्हेन वी सी द पेशेंट, नेक्स्ट टाइम फॉलो अप में आ रहा है, आस्क द पेशेंट टू ब्रिंग द इनहेलर। उसको इनहेलर लाए और अपने सामने उसको करवा के देखना चाहिए कि वो प्रॉपरली उसको ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर प्रॉपरली नहीं ले रहा तो हम कितना भी मनी यूज करते रहेंगे, पेशेंट को प्रॉपरली लाभ नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग सिपाहेलर में, सिपाहेलर कंटेन्स ए कॉइल्ड स्ट्रिप विद 60 फाइल रैप डोजेस। पेशेंट स्लाइड्स अ लीवर टू पोजीशन द नेक्स्ट डोज causing a distinctive click. Priming the device peels foil layers, exposing the dose for inhalation. Patient's inhalation creates turbulence, separating drug particles from lactose for effective delivery। तो ये सिपाहेलर है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपल ये होता है, पहले इसको ये खोल लिया, ये खुल गया। ये लीवर होता है, लीवर को डोज लाने के लिए, और ये दिस इज माउथ पीस, ठीक है। इसको लाने के लिए ये सिंपल नीचे ले गया, क्लिक की आवाज हुई। क्लिक की आवाज मतलब ये तैयार है उसको लेने के लिए। इसके बाद जो है माउथ पीस अंदर लेकर के जस्ट इनहेल करना है। दिस इज द सिंपल। इनहेल करने के बाद ये लीवर अपने आप ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, ना हिलाना है ना कुछ करना है, इट इज इजी फर्स्ट। और ये भी नहीं कि इसका माउथ खोलना है। MDI में यूजुअली माउथ को जब माउथ पीस जो है बंद होता है और उसको खोला जाता है, इसमें कुछ नहीं करना है, इट इज ओपन ऑलरेडी। इसको बस ये बंद है, इसको खोला, दिस इज द लीवर। लीवर को नीचे ले गए, क्लिक की आवाज होगी। क्लिक की आवाज अगर नहीं होती है तो डोज हमारा तैयार नहीं है। क्लिक की आवाज हुई, डोज तैयार हो गया। उसके बाद इसको माउथ पीस में लेके जस्ट इनहेल। इनहेल करके तुरंत ना निकालें,
थोड़ा सा जो है डीप इंस्पिरेशन लेके लंग्स में उसको मौका दें, और जब इनहेल पूरा लेंगे ड्रग्स चली जाएगी तो अपने आप लीवर ऊपर आ जाएगा, और उसके बाद इसको बंद कर दें। तो दिस इज द सिंपल टेक्निक। तो ये जो है सिपाहिलर इज ट्रिपल थेरापी में, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऑलरेडी फिक्स है। इसमें जो डीपीआई जो पाउडर फॉर्म के होते हैं, जो हम अलग अलग कैप्सूल डाल के उसको करते हैं, इसमें ऑलरेडी 60 डोज अपना इसके अंदर फिक्स है। और रोज ट्रिपल थेरेपी जो होती है वो कंटिन्यूएशन फेज में सिंगल लेना है, दिन में एक बार उसको हम ले सकते हैं। तो आई होप दिस इज, इसमें भी मरीजों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन इट इज इजियर देन द प्रीवियस जो डीपीआई होती है, कि जिसमें मरीज को प्रॉपर्ली माने उसको कैप्सूल को अंदर डाला, डालने के बाद जो है उसको घुमाया, वो ब्रेक हुआ, उसके बाद इनहेल किया, कुछ मरीज अपने आप कैप्सूल को खा लिए, तो ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। तो एक तो ये डिवाइसेस जो रिसेंट रिनोवेशन हुआ है, सिपाहिलर is important for the inhalation technique. The second is the synco breath. Now this is synco breath. Synco breath भी उसी लिए आया है, और डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं कि इसकी टेक्निक क्या है, इसको भी सिंपल बता दें, इसमें कुछ नहीं करना है। दिस इज द टेक्निक। इसमें एक तो डोज रहता है कि डोज माने कितना डोज हमने यूज किया वो इसमें आ जाए। ये नहीं कि जैसे हमने एक डोज यूज किया तो 20 से 19 आ जाएगा। यूजुअली जब 10 डोज खत्म होता है तो उसके बाद 20 से 10 माने इस तरह आता है। इसको कुछ नहीं करना है, ये किया, इट इज ऑलरेडी रेडी, और इसको मुंह में रख के जस्ट इनहेल करना है, प्रेस नहीं करना। इसमें प्रेस का ही, दिस इज द एडवांटेज। एमडीआई में हमको प्रेस, अच्छा वो डीपीआई है, डीपीआई मतलब पाउडर फॉर्म में है, उसमें ऑलरेडी जो हम अलग अलग ब्लिस्टर्स को डाल करके प्रेस करके वो करते हैं, वो नहीं है। उसमें जो है ऑलरेडी पाउडर फॉर 60 ब्लिस्टर्स आप उसमें लगे हुए हैं, जो कि 60 डोज है। और इसमें उसी तरह एमडीआई लिक्विड फॉर्म में जैसे होता है, तो ये जो है इसमें भी 1 महीने की डोज होती है। इसको बस सिंपल ये क्लिक किया, इसको खोला, मुंह में रख करके इनहेल किया। और एडवांटेज जैसे सिपाहिलर मरीज को गया कि नहीं, उसको जानने का तरीका क्या है। कई लोग होते हैं इनहेल कर लिया, पता चला प्रॉपर्ली माने गया नहीं, तो उसमें जानने का तरीका, आस्क द पेशेंट कि वो उसको फील हुआ कि नहीं, कि दवा गई कि नहीं। जैसे सिपाहिलर में इसमें जो ट्रिपल थेरेपी में आया है, उसका मरीज बताता है कि नीम की तरह कड़वा लगता है, उसको टेस्ट महसूस होता है। बाकी जैसे फुराकॉट वगैरह के जो सिंको ब्रीथ है, उसमें मरीज को पूछना चाहिए कि आपको फील हुआ कि नहीं दवा। मरीज खुद बताएगा कि हाँ हमको मैंने फील हुआ कि दवा हमारे अंदर आई, और उसको अगर वो नहीं बताता है कि हमको फील हुआ, तो देन सस्पेक्ट ही। या तो कई बार क्या होता है, सिंको ब्रीथ जब शुरुआत स्टेज में आई तो इट हैज गॉट लॉट ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रॉपर्ली माने डोज ही नहीं जाता था, मरीज समझ ही नहीं पाता था, पता चला 2-3 बार खींच लिया। तो उसको ट्रेनिंग, चाहे सिपाहिलर हो, चाहे एमडीआई हो, चाहे कॉमन डीपीआई हो, चाहे जो कुछ भी हो, ट्रेनिंग ऑफ द पेशेंट इज मस्ट। अगर हम प्रॉपर्ली पेशेंट को ट्रेन नहीं करेंगे तो इनहेलर टेक्निक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो दिस इज द रीजन इसमें आया। अब जैसे जो डुअल थेरेपी और ट्रिपल थेरेपी में जैसे हमने कंपैरिजन बनाया, अगर पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स माने एसोसिएशन विद कोमॉर्बिडिटी विद कार्डियोवैस्कुलर से है, तो ट्रिपल थेरेपी इज मोर इफेक्टिव देन द डुअल थेरेपी। मेंटेनेंस फेज में हम जब मरीज एक्यूट एक्सर्वेशन से बाहर आया, उसको कॉस्ट फैक्टर हो रहा, तो देन वी कैन शिफ्ट टू द ड्यूल थेरेपी, बट ट्रिपल थेरेपी शुड बी प्रेफर्ड इन दीज केसेस। तो सिंको ब्रीथ हमने आपको दिखा दिया, उसके बारे में डिटेल से सब स्टडीज हैं। इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं, मरीज पूछता है ना कितने दिन हमने साइड इफेक्ट्स क्या होता, तो उसको समझाना चाहिए कि अगर आप ओरल यही ड्रग्स ओरल में भी लो, मैं तो मरीज को समझाता हूँ कि यही ड्रग्स आपको ओरल में भी मिलेगी, इनहेलर में भी मिलेगी, नेबुलाइजेशन में भी मिलेगी। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 3? डिफरेंस ऑफ 3 हुआ कि अगर हम ओरल ड्रग्स लेते हैं तो इट गोज इन द ब्लड, इट गोज इन द लीवर, किडनी, और इसको ग्राम में हमको लेना पड़ता है, मिलीग्राम में लेना पड़ता है। और वही जब इनहेलर टेक्निक्स पे हम जाते हैं तो इट इज इन माइक्रोग्राम और डायरेक्टली जो है लंग्स में जाती है। और जो कॉमन साइड इफेक्ट्स जो इसके होते हैं कि उसमें जो है वो कॉमन साइड इफेक्ट्स ओरल हो सकते हैं, क्योंकि पाउडर का डिपोजिशन होता है। कई जगह प्रश्न उठते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म इनहेल्ड स्टेरॉइड ले रहे हैं तो डायबिटीज हो सकती है कि नहीं। कुछ स्टडीज है जिसमें कहा गया है कि जो है डायबिटीज थोड़ा सा रेस कर सकती है, लेकिन कॉमनली यूजुअली नहीं होता। अब जैसे कल एक इंटरेस्टिंग यंग लड़की 15 साल की है, एस्थमा, वो इनहेलर हम लेंगे तो हमको आदत पड़ जाएगी ऊपर, तो उसको बहुत समझाया गया और उसको लिखा गया आप जो है इसको फोराकॉर्ड को माने कॉन्टिन्यूअस लीजिए। तो 3 दिन बाद मेरे पास आई, बोली मुझे आराम तो है, मैंने उसमें तकलीफ तो कम हो गई, लेकिन मेरा पैल्पिटेशन हो रहा है।
तो अब उसने कहीं गूगल जब डिटेल्स में पूछा तो उसने गूगल हमने कहा इसका इस तरह साइड इफेक्ट बोला, गूगल्स में दिखाया हुआ है कि इससे जो है टैकीकार्डिया हो जाती। जैसे एस्थलीन सैल्बुटामॉल से टैकीकार्डिया माने होती है, तो उसने कहीं पढ़ लिया तो लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर में, तो एक तो उसको समझाया गया कि इसकी टैकीकार्डिया प्रॉब्लम कम होती, और उसका ईसीजी कराया गया उसको दिखाने के लिए कि नहीं तो हार्ट रेट तुम्हारा जो है वो टैकीकार्डिया तुम्हारे अंदर दिमाग का है, उसका नहीं है। तो आजकल ये भी प्रॉब्लम आती है कि इसमें जो है मरीज जो है एवरी ड्रग्स का, जैसे स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स, कई पेशेंट आते कहते हैं इससे तो डायबिटीज बढ़ जाएगा लोगों को करके, तो इनहेलेशन से फिर हमने सर्च किया, मुझे इतनी आइडिया नहीं थी कि उससे डायबिटीज होता है कि नहीं, लेकिन उसमें है इंसिडेंसेस है कि डायबिटीज बढ़ सकती है, लेकिन दैट इज वेरी अनकॉमन। तो इस तरह अगर मरीज को टू समराइज, सिंकोब्रीथ में, सिंकोब्रीथ इज ए ब्रेथ एक्चुएटेड इनहेलर, it releases a puff of medicine upon inspiration. Syncobreath has benefits over traditional inhalation devices and can be considered for a wide range of patients' profiles. In vivo studies show significantly higher lung deposition with Syncobreath over meter dose inhaler. Evidence shows Syncobreath is just as effective as meter dose inhaler, having lesser errors, higher ease of use, and patient's preference, and is associated with reduction in hospitalizations and exacerbations. Levosalbutamol, ipratropium, Syncobreath is an FDC combining the advantage of short-acting bronchodilators therapy and breath-actuated inhalers. तो इस तरह जो है ये जो डिवाइसेस आए हैं, लेटेस्ट डिवाइसेस आ रहे हैं, लेकिन कोई भी डिवाइसेस परफेक्ट नहीं है। अगर हम कहें सिपाहिलर और Syncobreath परफेक्ट है तो नॉट सो, क्योंकि इसमें भी काफ़ी कमियां आती हैं। पता चला कि डोज जो दिखा रहा है कि 10-10 के गैप में दिखा रहा है कि मरीज जो है को पता ही नहीं चलता, प्रॉपर्ली डोज नहीं देख पाया। इनहेल तो किया, तुरंत उसने निकाल लिया, जिससे कि अगर जो भी इनहेल हुआ तो उसकी जो ड्रग्स जो है बाहर चली जाती हैं। तो प्रॉपर टेक्निक इज मस्ट, लेकिन हाँ वो सब डिसएडवांटेज नहीं है कि जैसे मरीज कैप्सूल खा लिया और कहा कि हमने तो दवा ले ली, तो इस तरह के डिसएडवांटेज इससे कम होते हैं। तो इट इज बेटर देन नो। और अगर कॉमन सीओपी, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कॉमन सीओपी डोंट यूज ट्रिपल थेरेपी, माने जैसे हम लोग कोई भी, जैसे मॉन्जोरो आई, अब से करुण ने बता दिया तो कितने लोगों ने मॉन्जोरो लेना शुरू कर दिया, सभी जो है खुद ले रहे हैं, कितने लोगों ने मॉन्जोरो लेना शुरू किया। इसी तरह ट्रिपल थेरेपी बताया गया तो पता चला कि कल लोग जो है सब ट्रिपल थेरेपी ही लेने लगे। तो कॉमनली जो है अगर एलोन सीओपीडी, अगर सीओपीडी अकेला है, कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, तो ऑलवेज यूज द डुअल थेरेपी, जिसमें लाबा और लामा का कॉम्बिनेशन है, उसको हमको यूज करना चाहिए। लेकिन अगर उसके साथ कोमॉर्बिडिटी है, कार्डियोवैस्कुलर है, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स को, मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए, एक्यूट एक्सर्वेशन को कम करने के लिए वी शुड यूज द ट्रिपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी में लाबा लामा ही है और उसके साथ हम स्टेरॉइड ऐड करते हैं। जैसे आजकल की जो ट्रिपल थेरेपी, जैसे विलेंट्रॉल इज लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, जैसे फॉर्मेट्रॉल होता है, सेल्मेट्रॉल होता है, लेटेस्ट आया विलेंट्रॉल। उसके साथ जो ट्रिपल ये होता है, दूसरा है कि यूनिक्लिमिडाइन, ये जो है ये लामा होता है, लॉन्ग एक्टिंग मस्करिनिक एसिड, जैसे टाइट्रोपियम, यूनिट्रोपियम, ग्लाइकोपेरिनियम आया, वैसे इसका यूनिक्लिमिडाइन आया। उसके बाद जो फ्लूटिकासोल दैट इज स्टेरॉइड, तो ये भी लाबा लामा के साथ स्टेरॉइड इसमें ऐड कर दिया गया है। तो अगर जैसे रिपीटेड एक्सर्वेशन हो रहा, और स्टडीज शो की है कि अगर सीओपीडी में साल में 1-2 बार हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और लगातार 2 साल तक हुआ, तो मॉर्टेलिटी 60 to 70%, उसमें मॉर्टेलिटी के चांसेस अधिक हो जाते हैं। क्योंकि अगर सीओपीडी अलोन भी है तब उसमें कार्डियक इफेक्ट होता है, जैसे कार्डियक लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के चांसेस अधिक हो जाते हैं। तो इस तरह अगर कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट है तो यूज ट्रिपल थेरेपी। डोंट यूज ट्रिपल थेरेपी आंख बंद करके नहीं कि कॉमन सीओपीडी आया है और जो डुअल थेरेपी से कंट्रोल्ड है उस पर हम ट्रिपल थेरेपी शिफ्ट हो गए। तो ट्रिपल थेरेपी शुड बी यूज जुडिशियसली और इट इज वेरी इफेक्ट टू प्रिवेंट द कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स and decreases the mortality and increases the lung function. Thank you.